प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई। वहाँ जहाँ वह अब पिछले 31 सालों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। राम बापू के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए वे विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा, वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरा बच्चे लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। वह यह कहानी केवल राम बापू और उसके बच्चों को की नहीं है। ऐसा गमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अपनी पुस्तक मानव के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के बाद एक आकर बसने का इतिहास रहा है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में सरजमीन ए हिंद पर अवकाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। विश्व के सभी भागों में लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे। इसी से भारत की विरचना हुई। इस प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वीय और दक्षिण पूर्वीय एशिया में प्रवास करते रहे। भारतीय प्रसार, इंडियन डिस्पोरा, उपनिवेश काल, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों, ट्रिनिडाद, टोबैगो और गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांसीसियों और जर्मन द्वारा रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरिनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोग और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा था। ऐसे सभी प्रवास भारतीय प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पकारियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और वहां प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ। प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टरों, अभियंताओं, 1960 के बाद सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और 1980 के बाद अन्य समाविष्ट
थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। इन व्यवसायियों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले और सफलतम समूहों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने विकास देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रवास प्रवास आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इसमें भारत देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961 की जनगणना का पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की ग्रामीण नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, ग्रामीण, नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला, जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ यानी 37% ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ यानी 31% थी। क्रियाकलाप प्रवास की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने पड़ोस के 5 घरों का सर्वेक्षण कीजिए। यदि प्रवासी हैं तो पाठ में दिए गए 2 कसौटियों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। प्रवास की धाराएं: आंतरिक प्रवास देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। ग्रामीण स्त्री पुरुष प्रवास 10 लाख में 0, 10, 20, 30, 40, 50। ग्रामीण में जो 50 लाख में है, ग्रामीण से नगरीय में, नगरी से ग्रामीण में और नगरी से नगरी में दिखाई गई हैं। प्रवास की धाराएं चित्र 2.1 निवास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतरराज्यीय प्रवास दर्शाती प्रवास की धाराएं अवधि 0 से 9 वर्ष है। भारत 2011 स्रोत प्रवास सारणी जनगणना 2011 से लिया गया है। अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र 2.1 क और चित्र 2.1 ख में प्रस्तुत किया गया। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवास में थोड़ी दूरी से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवास में इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों में अप्रवास और उन देशों की ओर भारत
से उत्प्रवास भी हुआ है। तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से स्त्री और पुरुष प्रवास 10 लाख में 1, 2, 3, 4, 5, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, नगरी से नगर, ग्रामीण और नगरी से नगरी में प्रवास की धाराएं। चित्र 2.1 ख निवास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतर राज्यीय प्रवास दर्शाती प्रवास की धाराएं। अवधि 0 से 9 वर्ष। भारत 2011 क्रियाकलाप 2011 की जनगणना के अनुसार अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास को दर्शाने वाले चित्र 2.1 क और 2.1 ख का परीक्षण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है। ख ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय पुरुष प्रवास अधिक क्यों है। ख ग्रामीण से नगरीय, ग नगरी से नगरी और घ नगरी से ग्रामीण। भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकलित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। इनमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इनमें से अधिकांश विवाह प्रांत प्रवासी थी। प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है जनगणना 2011 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इनमें से 88.9% पड़ोसी देश से आए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान प्रमुख है। क्रियाकलाप पड़ोसी देशों से प्रवास 43,66,231 को 100% मानते हुए तालिका 2.1 में दिए गए आंकड़ों को पाई रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रवास में स्थानीय विभिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। प्रवासियों में महाराष्ट्र की सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। प्रवास के कारण लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म स्थान के और ये चित्र दे रखी है तालिका 2.1 भारत में सभी अवधियों में पड़ोसी देशों से पिछले निवास स्थान के अनुसार अप्रवासी देश। अब अप्रवासियों की संख्या, अप्रवासियों का परसेंट। कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 53,63,099। 100% पड़ोसी देशों से प्रवास 47,66,231। 88.9% अफगानिस्तान से 6,476। 0.1 बांग्लादेश से 27,47,47,062। 51.2%। भूटान से 7,964। 0.1 चीन से 18,114। 0.3 म्यांमार से 59,282। 1.1 नेपाल से 8,10,158। 15.1 पाकिस्तान से 9,18,982। 17.1 श्रीलंका से 1,98,193। 3.7 स्रोत भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार लिखा गया। चलो दिल्ली इन मंत्रा फॉर माइग्रेंट रिफ्यूजी रश इंक्रीजिंग एट द रामेश्वरम एज अ टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट ट्रूप एंड द LTTE mounts in Sri Lanka. The influence of refugee in the Rameswaram has increasing. The number of frights stood the 7,440. More Sri Lanka refugee arrive. माइग्रेंट। दिए गए समाचार विवरणों से प्रवासन के राजनैतिक एवं आर्थिक कारणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। बी ह्यूमनी टू रिफ्यूजी फ्रॉम द श्रीलंका। PUCL से ये न्यूज़पेपर की पत्रिका दे रखी है। निवास को छोड़ देते हैं और इसके विविध कारण हो सकते हैं जिन्हें बृहत रूप से 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। पहला, प्रतिकर्षक कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, और
अपकर्षक कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी और कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक हैं जो लोग को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्षक कारक बेहतर अवसर, नियमित काम। मैं आरिफ खान हूँ। मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ 30 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खेतों में काम करता हूँ। यहाँ सभी 30 दिन काम नहीं मिलता। इसके साथ मैंने खेती के लिए पट्टे पर जमीन ले रखी है ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। मेरी पत्नी बीमार है, वह तपेदिक से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के अभाव और पैसे की कमी के कारण मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ हूं। परिस्थितियों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। मैं तमिलनाडु तट के मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाली सुब्बा लक्ष्मी हूँ। विध्वंसकारी सुनामी मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई। सब कुछ नष्ट हो गया। तब से मैं चेन्नई की गंदी बस्तियों में रह रही हूँ। मैं यहाँ एक घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा खाली समय में थड़े चुगने में मेरी मदद करते हैं। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन राक्षसी तरंगों को मैं भुला नहीं सकती। मुझे अपने बच्चों का बचाव करना है। मैं मोहन सिंह हूँ। लुधियाना में बिनाई वस्त्र की फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 रुपये महीना लेता हूँ। मेरे पास समयोपरि ओवर टाइम से अधिक धन कमाने का अवसर है। यहाँ चिकित्सा, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फिर भी परिवार के सदस्य और बच्चों की अनुपस्थिति व्यापकता पैदा करती है। नौकरियों के अनेक अवसर हैं। मैं मनीष गवारकर भंडारा से विज्ञान स्नातक हूँ। यहाँ मुंबई में मैं अपनी स्नातक के साथ साथ अंशकालिक नौकरी भी कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ रहने की लागत अधिक है और लोगों को दूसरे के लिए फुर्सत नहीं है। मैं मुंबई आया क्योंकि यह मेरा सपना था। यह नगर उच्च वेतन और बाहर जाने के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। क्रियाकलाप 4 कहानी प्रवासियों की भिन्न स्थितियों का वर्णन करती है। आरिफ के लिए प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारकों की गणना कीजिए। मोहन सिंह के कौन से अपकर्षक कार्य हैं? सुब्बा लक्ष्मी और मनीष गवांकर की कहानी का अध्ययन कीजिए। प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और उनके रहन सहन की दशाओं के आधार पर उनके प्रकरणों की तुलना कीजिए। मिलन और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन स्रोत इत्यादि भी काफी महत्वपूर्ण अपकर्षक कारक हैं। चित्र 2.2 क तथा ख में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण 26% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 2.3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां स्थिति उल्टा है। मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्यों भिन्न है? इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है। प्रवास के परिणाम प्रवास क्षेत्र पर अवसर के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है।
बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय संदर्भों में देखा जा सकता है। आर्थिक परिणाम: उद्गम प्रदेशों के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी होती है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये हुंडियां जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांतिकारी योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों के अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों, स्लम का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। क्या आप प्रवास के कुछ और सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं? जनसांख्यिकीय परिणाम: प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु कुशल एवं दक्ष लोगों को बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? सामाजिक परिणाम: प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंत मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते हैं तथा मिश्र संस्कृति के उद विकास में सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके 24%, 34%, 2%, 4%, 14% और 20% काम रोजगार वाले, व्यवसाय वाले, शिक्षा और विवाह वाले, जन्म के बाद जाना, परिवार के साथ जाना और अन्य पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के कारण भारत 2011 की चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें 2% और 1%, 14%, 12%, 4% और 66% काम के रोजगार वाले, व्यवसाय वाले, शिक्षा वाले, विवाह वाले सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं। जन्म के बाद जाना, परिवार के साथ जाना, अन्य में पिछले निवास के अनुसार स्त्री प्रवास के कारण भारत 2011 की जनगणना के अनुसार गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भाव भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुरुपयोग, ड्रग इफ्यूज जैसे असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसाने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। पर्यावरणीय परिणाम: ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अतिसंकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण नगर
भौम में जल स्तर के अवक्षय, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अन्य प्रवास विवाह जन प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष वर्णनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनके स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियां रेमिटेंसेस प्रवास के प्रमुख लाभ हैं, तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गंत्यात्मक औद्योगिकी अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों में उच्च प्रशिक्षित व्यवसायियों को सार्थक अनुपात में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेशों के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है।